हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस पर। जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस पर अभी आपकी जेल प्रहरी की क्लासेस चालू हैं, यानी जेल प्रहरी के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज चालू हैं। अभी उसका डेमो चल रहा था कल और आज, यानी कल 10 दिसंबर से लेकर हमने आपको पहले ही इसको बता चुके हैं कि 10 दिसंबर से, कब से, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपको जेल प्रहरी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पीईबी जिन एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है या जो आगामी अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो आपको 11 तारीख से एग्जाम्स होने वाला है उनके बेसिस पे रिसर्च करके कि भाई ये एग्जाम की अभी की डिमांड क्या है, उन पर हमारे ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैं रंजीत परिहार आपको मैथ्स की क्लासेस लेकर आऊँगा और जो स्टूडेंट्स जितने भी करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, वो सुबह हमारा 8 बजे करंट अफेयर्स का बैच चलता है। आप यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो हम पढ़ाते हैं उनका आपको पीडीएफ मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट क्लासेस @नेक्स्ट क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए नेक्स्ट क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिए। इस पर हमें आपको डेली आपको जितनी भी पीडीएफ हम यहाँ पे क्लासेस चलती है उसको प्रोवाइड कराएंगे। और एक बात, 12 तारीख से एमपीएसआई की बिल्कुल सीरीज स्टार्ट हो रही है, सब्जेक्टिव वाइज पूरे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस एंड रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्टिव वाइज आपके पूरे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग एमपीएसआई की प्रिपरेशन घर पे बैठे करना चाहते हैं, हमारी तैयार टीम है, बिल्कुल हर सब्जेक्टिव वाइज टीचर हैं, आपको पढ़ाएंगे और आपको टाइम डिसाइड बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जीरो से एबीसीसी यानी स्टार्टिंग से आपकी तैयारी वहाँ पर कराई जाएगी। 12 तारीख से हमारा एसआई का बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, रंजीत राजपूत सर हैं, वो आपको जीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, धनंजय धाकड़ साहब आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको मैथ्स लेकर आऊँगा और अभिषेक कुलश्रेष्ठ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पीईबी में पिछले साल जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन जनरली ऐसे थे कि मतलब जल्दीबाजी में बहुत सारे लोगों ने गलत किए। तो उन क्वेश्चन के कुछ फॉर्मेट में आज लेकर आया हूं कि इन क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं, इन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करें विद इन सेकेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए। एक्सप्रेस 486 एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में, गुणनफल के रूप में 486 को हमें व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? हमें 486 को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में हमें घात के रूप में करना है, यानी ऐसी घात हो जिनके मतलब जो पावर हो, जो पावर आपकी कैसी हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो, अभाज्य हो। अभाज्य कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से करती हैं, जिनके केवल और केवल 1 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं, इसको देख लीजिए आप। डेफिनेशंस पे हम बाद में चलेंगे, जब हम एसआई का बैच लॉन्च करेंगे तो मैं मैथ लेकर आऊँगा और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक चलेंगे। एडवांस मैथ उसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं कि हमारा एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। हम क्या करते हैं, कई क्वेश्चंस हमें अगर नहीं भी आते हैं, देखो एक चीज़ होती है कि मुझे आता है, क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला से। एक चीज़ वो होती है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहा है उनको हम एलिमिनेशन मेथड से, यानी जो हमें नहीं आ रहा है, मतलब अगर हमें सही का पता करना है और हमें सही का पता नहीं है तो कम से कम हमें गलत का पता हो, कि कम से कम ये तो नहीं पता ये गलत है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई राम के पिता का नाम रावण था या कुछ और था, मैं कुछ को बात करूं तो हमें पता ये नहीं था, तो ऑब्वियसली एक चीज़ का अपने आप से कट हो जाती है कि ये नहीं था। ऑप्शन काटने हमें सीखने हैं। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, 486 आपके सामने नंबर है। एक सीधा सीधा सा फंडा है, इस चीज़ को देखिए, 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125 होता है। 125 मल्टीप्लाई बाई 2 है, यानी ये कितना हो गया? 250 हो गया। तो ये तो इसके इक्वल हो ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है, ये गलत हो गया। मान लिया कि आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में नहीं पता कि किस तरीके से हमें उसको ढूंढना है। एक चीज़ आपकी ये क्लियर हो गई।
3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 को आप अगर करेंगे तो ये आपका 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 1 है यानी 2, 2 इंटू 3 की पावर 5 ये हो जाएगा 23 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 486। आपने सिर्फ इसको विस्तृत रूप किया और आपके पास आंसर आ गया कि ये 486 के बराबर हो रहा है। भाई यहीं पे मिल गया हमें आंसर हमारा कि यही होगा। देखिए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5 ये हमारा अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में, गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अगर आप चाहो तो आगे भी देख सकते हो। देखिए इसका ये 125 हो जाएगा और 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहती है। ये कितना आया आपका? 125 आया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया। 3 की पावर 5 है, मैंने बताया 3 की पावर 5 यानी 243 हो जाएगा आपका। ठीक है, 243 तो ये अपने आप में भी कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया कि 3 की पावर 5 और 2 की पावर 1 ये हमने अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? सेकंड वाला इसका ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी आते हैं जो सडनली हमारे सामने आते हैं पर हमें उनको सॉल्व करने के लिए माइंड में क्लिक नहीं करता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई, और कभी कभी भाषा भी हमें समझ नहीं आती है कि भाई अभाज्य गुणनखंड की घात के गुणनफल की मतलब एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो आप उसके लिए एलिमिनेशन मेथड से या फिर इक्वल करके किसी भी तरीके से आप उसको क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में हम। देखिए इस क्वेश्चन में है कि भाई रहमान एड्स 52 ए नंबर। भाई इसको हमें क्या करना है? एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के मतलब एक इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है। किसके थ्रू? इसके थ्रू। उन्होंने आपको एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है, लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज के थ्रू आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या है। रहमान एड्स 52 ए नंबर P and then multiplies the sum by 8. This gives the product as 628. चलिए बात को पकड़ते हैं सबसे पहले हम कि भाई रहमान ने 52 को एक संख्या P में जोड़ता है। रहमान क्या करता है? 52 को हमने संख्या ले ली 52। ये क्या करता है? इसको P में जोड़ता है। भाई हमने इसको P में जोड़ दिया। लो यहां तक की बात हुई। एक स्टेप पढ़ो, आगे बढ़ो। रहमान 52 को एक संख्या P में जोड़ता है और उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। योग को क्या करता है? 8 से गुणा करता है, यानी ये टोटल इसको मल्टीप्लाई करता है 8 से। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कि इसकी बात पूरी हुई। उसके बाद बोलता है ये गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है वो 628 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये इज इक्वल टू 628। ये आपका इक्वेशन हमने क्रिएट करी है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ मैच कर रही है। 52 प्लस पी इज इक्वल टू 628 इंटू 8 नहीं हो रहा है। 52 प्लस 8p नहीं हो रहा है कि भाई अगर 8 का मल्टीप्लाई भी हम अंदर करेंगे तो फिर भी ये संख्या बढ़ जाएगी आपकी। तो ये भी कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल बारीकी के अंतर होते हैं, समझना। p इंटू 52 प्लस 8। भाई 8 हमारा किस में है? एक चीज़ तो समझ लीजिए, 1 हमारा किस में है? मल्टीप्लाई में है, प्लस में तो है ही नहीं है। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब लास्ट बचा 8 इंटू पी प्लस 52। 8 इंटू पी प्लस 52 इज इक्वल टू 628। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला हो गया। 8 इंटू ये 52 प्लस पी इंटू 8 इज इक्वल टू 628। सिंपल सी बात थी। उन्होंने आपको एक लेंदी कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दिया, उसको आपके लिए क्या करना है? बीजगणितीय, घबराया मत करो सर से कोई बीजगणितीय समीकरण क्या होता है। सीधी सी बात है, वो हमसे इक्वेशन की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर आया था, इसमें ज़्यादातर लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं। इस चीज़ को समझिए। बिंदु -3 और 5 चतुर्थांश में निहित है। इसमें फिलअप है, यहाँ पे एक खालिस्तान इन्होंने छोड़ रखा है कि किस चतुर्थांश में निहित है। सबसे पहली बात तो द पॉइंट -3 and 5 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो भाई चतुर्थांश का मतलब है चौथा अंश। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे चौथा अंश। एक चीज़ क्लियर हो गई कि 4 अंश होते हैं किसी भी चीज़ में। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ आज। ये अगर हम इसको पूरा सर्कल माने तो ये 80 डिग्री हो जाता है। ये आपका अंश हो जाते हैं चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है। ओके, ये आपके क्या है, इसी के हिसाब से आपके चतुर्थांश, बिंदु, पॉइंट ये वाले क्वेश्चंस निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो मूल बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसको हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो हम बढ़ेंगे वो बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 और ये इसको हम मैक्सिमम 5 तक ले लें। 5 तक क्यों ले लें? क्योंकि 5 से आगे ये भी नहीं गए भाई साहब, तो हमें जाने जाने की जरूरत है नहीं। भाई नंबर लाइन हमने पढ़ रखी है। नंबर लाइन क्या होती है आपकी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलती है नंबर लाइन में। तो ये तो हो गया 5 तक की। अब यहाँ पे ये 0 तो ऑलरेडी होता ही है।
अब इस तरफ हम जो बढ़ेंगे तो इस तरफ क्या बढ़ेंगे, इस तरफ ले लिए हमने -1, -2, -3, -4, ये हो गया हमारा -5। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से यहां पे चलेगा अपना 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। जस्ट नीचे ये -1, -2, -3, -4, -5, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ में अब ये आपसे किस बिंदु की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, -3 एंड 5, कौन सा, यानी -3 और 5। तो सबसे पहले तो ये देखें माइनस, पहले वाले चतुर्थांश में कुछ माइनस है क्या, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर पहले वाले चतुर्थांश में होगा तो क्या होगा आपका, दोनों पॉजिटिव होंगे। माइनस और माइनस का तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि ये भी सारे पॉजिटिव हैं और ये भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो अगर पहले चतुर्थांश में कोई नंबर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं हम दूसरे चतुर्थांश की तरफ। तो दूसरे चतुर्थांश में अगर हम आएंगे तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो उन्होंने पहले क्या बोला है भाई, -3, तो -3 कहाँ है हमारा, ये रहा, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा -3, ठीक है, -3, और उन्होंने कब पूछा है, 5 का है प्लस का, तो प्लस का 5 नीचे तो है नहीं, कहाँ है, ऊपर की साइड है, ये रहा हमारा प्लस का 5। ठीक है, अगर हम इस बिंदु को मिला दें, ये हमने मिला दिया, ठीक है, डॉट डॉट भी कर सकते हो आप करना चाहो तो। ये हमारा बन गया चतुर्थांश, ये हमारा पॉइंट बन गया -3 और 5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट रहा -3, 5। तो अब हमें ये बताना है कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में नहीं है क्योंकि इसमें सारे प्लस होंगे। दूसरे चतुर्थांश में हो सकता है ही। दूसरे चतुर्थांश में क्या है, एक माइनस एक प्लस, यानी -3 और +5। कहाँ मिला हमें, ये दूसरे चतुर्थांश में मिला है ये। अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में कौन सा पॉसिबिलिटी है, या तो माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस है तो वो समझ जाइए आपके किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा कहाँ था। अब चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस प्लस मिल सकता है। तो हमारा ये किस चतुर्थांश में मिला हमें, सेकंड वाले में। तो इसमें सेकंड वाला कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये रहा 2। तो ये चतुर्थांश वाले जब क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्लस का निशान बनाइए और जहाँ तक उसमें काउंटिंग दी गई करके देखिए, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश हमारा राइट हैंड से लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली kx + 3y = 26 और kx + k + 2y = 71 + k के कई असीमित हल हों। चलिए ठीक है, असीमित हल, सबसे पहले तो हमें इसके लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होता है, ये क्लास 10th में क्वेश्चंस आप अगर पढ़ चुके हो तो उनके क्वेश्चंस हैं। कौन से हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। देखिए 3 पाई टाइप के सॉल्यूशंस हमेशा देखे जाते हैं, या तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको x चर के साथ क्या मान लें, इसको a1, ये हो गया हमारा b1 और ये हो गया हमारा c1, 26। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x के साथ a2, ये रहा b2 और ये रहा c2। क्लियर, तो अगर हम इनको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारी स्थितियां कौन सी बनती हैं कि भाई एक तो होता है कोई हल नहीं हो, क्या हो, कोई हल नहीं है। तो इसकी स्थिति होती है a1/a2 = b1/b2 = नॉट, बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, ये किसकी स्थिति है आपकी, किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन जब है जब कोई हल नहीं हो। क्या हो, कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। इसका अगर इस प्रायोरिटी को फॉलो करता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी के अलग ये अगर a1/a2 = नॉट b1/b2 आता है तो ये होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल।
तीन हमने बताया था कि तीन स्थिति होती है इसमें, तो थर्ड आपकी कौन सी स्थिति बची है? थर्ड स्थिति आपकी बची है इनफाइनाइटी सॉल्यूशन यानी असीमित हल। तो असीमित हल कौन से होते हैं? सब इक्वल टू होते हैं, a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है हमारा असीमित हल। कौन सा हल होता है? असीमित हल। ठीक है, तो ये तीन स्थितियां होती हैं। अगर आपने इसका समझना चाहते हैं, आपको पास पहले से नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और रख लीजिए कि भाई तीन स्थितियां हैं। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई या तो अद्वितीय हल से पूछा जाएगा या असीमित हल से पूछा जाएगा या आपका कोई हल नहीं हो तो पूछा जाएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन आया है असीमित हल से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये स्थिति क्रॉस हो गई, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये क्रॉस हो गई, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 और वैल्यू हमें निकालनी है k की। चलिए निकालते हैं k की वैल्यू। आप किसी भी दो को बराबर लिख सकते हैं। चलिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है तुम्हारी kx, ओके, अपॉन इसकी वैल्यू है आपकी k। ठीक है, a1 की वैल्यू है k और b1 की वैल्यू है a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 21 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू है आपकी 3, चूँकि 3y है तो y तो ये अचर राशि, इनको तो लिखेंगे नहीं हम। ठीक है, y की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा k की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आगे देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 63। ठीक है, 63। चलिए सॉल्व कर लीजिए। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपके फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड इसके होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा 63 को ऐसे ब्रेक करो कि इसको 2 में चले जाए। तो 9 7 सा क्या होता है? 63 होता है 9 7 सा 63। तो आप लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 7k माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 9k में से 7k जाएंगे 2k, कोई अंतर नहीं है। k कॉमन k प्लस 9 माइनस 7 कॉमन k प्लस 9, ओके। k प्लस 9 कॉमन, क्या बचा? k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो मोड आ गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इसको रखेंगे तो माइनस 9 आ जाएगी और इसको रखेंगे तो प्लस के 7 आ जाएगी। माइनस नहीं रखना है। k की वैल्यू कहाँ है? माइनस 9 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। k की वैल्यू क्या है? 7 कहाँ पे आई है? क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2। तो मुद्दा ये है, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको क्या चाहिए? मेथड ये आना चाहिए कि भाई असीमित हल में कौन सी स्थिति लगेगी, अद्वितीय हल में कौन सी स्थिति लगेगी और अनंत हल में कौन सी स्थिति लगेगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये पूरा बेसिक से पढ़ना है, अभी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते चल रहे हैं, इतना टाइम आपको जेल पुलिस वालों के पास नहीं है कि ज़्यादा टाइम देते हुए अपन चलें। अगर आपको ये चीज़ स्टार्टिंग से पढ़नी है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, तो हमारा 12 तारीख से MPSI का कोर्स लॉन्च हो रहा है। उसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ कराऊंगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4 की पावर 2x। समझना जरा इसको, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 128। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन -5, -7, -7 अपॉन 2 और -7 अपॉन 4। क्लियर? चलिए इसमें करते हैं इसको सॉल्व। चलिए सबसे पहले हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनकी स्टार्टिंग के बेसिक। 2 × 2 हम इसको तोड़ सकते हैं। इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 4x। क्या लिख लिया? 2 की पावर 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है, ये रूल है। तो ये हो गया 2 की पावर 4x। 4 की पावर 2x था, ये हो गया 2 की पावर 4x। अब एक चीज इधर देखिए, 1/28 है। ठीक है ना, तो 1/28 है, यानी 2 की पावर यहाँ पर देखा जाए तो 7 टाइम आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 टाइम आ रहा है। अगर 2 की पावर 7 इज इक्वल टू होता है 128। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो पावर बटे अपॉन में होती है, 1 अपॉन लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 7, 2 की पावर
7, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब अपॉन में है पावर, अगर अब ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस के 7। ये रूल होता है, समझिए अगर पावर अपॉन नीचे दी गई है, अगर हमें ऊपर ले आना है तो क्या करेंगे उसको, माइनस में, पावर कैसी हो जाती है आपकी, माइनस में आ जाती है। तो ये क्या 2 की पावर माइनस 7, यहाँ क्या था 2 की पावर 4x, यहाँ था 2 की पावर माइनस 7। एक रूल ये होता है तुम्हारा, अगर आधार समान है, बेस इक्वल है, देन आपका क्या पावर भी इक्वल ही होगी। अगर आधार समान है तो घातें भी समान आपकी होंगी। तो ये आ गया आपका 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 7। ये हो गए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 अपॉन 4। क्या पूछा था इन्होंने, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू आ गई आपकी -7 अपॉन 4। अब ऑप्शन में जाइए, -5 ये नहीं है, -7 नहीं है, -7 अपॉन 2 नहीं है, -7 अपॉन 4 ये रहा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर परेशान करते हैं, क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं, बड़ा भयंकर क्वेश्चन होगा। माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला दिया गया है, -a अपॉन बी इज मल्टीप्लाई बाई c अपॉन डी इज इक्वल टू 1, देन c अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं है, समझिए जरा इस चीज को। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में -a अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू c अपॉन डी इज इक्वल टू तुम्हारा टोटल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और हमें वैल्यू चाहिए c अपॉन डी की। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, c अपॉन डी की। क्लियर है भैया, c अपॉन डी की वैल्यू चाहिए हमें, कर दिया। तो b कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई b का होगा ऊपर हो जाएगा, a कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकली, b अपॉन माइनस ए। ठीक है, c अपॉन डी की वैल्यू क्या निकली, b अपॉन माइनस ए। यही तो पूछ रहे थे, क्या सॉल्यूशन था ये। अब देखो ऑप्शन में आपका, ऑप्शन है आपके पास ये रहे। ऑप्शन पहला है कि भाई इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -a अपॉन बी, कि यानी -a अपॉन बी की गुणात्मक पहचान, यानी इसका क्या मल्टीप्लाई में गया है, -a अपॉन बी जो है आपका गुणात्मक पहचान, कोई गुणा में गया है क्या, बिल्कुल नहीं गया है। अभी देखते हैं क्या गया है। तो ये क्वेश्चन क्या, अभी आपको गुणात्मक पहचान समझ में नहीं आई होगी, हम अगला ऑप्शन देखेंगे, गुणात्मक पहचान आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। बी अपॉन ए आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि बी अपॉन क्या है, -a। ये बहुत बारीकी है, बी अपॉन देख के हमारा आंसर आ गया, खुश हो गए, करके आ गए, और बस घर पे आके जोड़ते हैं 80 आ रहे हैं, और फेसबुक पर देखते हो 100 में से 95, 100 में से 98, कट ऑफ जाता है 81, हाईएस्ट टॉपर होता है 84। कहाँ से आते हैं ये। ठीक है, तो ये बी अपॉन ए कैंसिल हो गया, क्योंकि बी अपॉन -a है। क्लियर। अब देखिए ये चौथा वाला देखिए, -a अपॉन बी, क्या अपना -a अपॉन बी है, नहीं है, इसको भी काट दीजिए। तो 3 हमारे अपने आप कट गए, चौथा अपने आप बचा है। ये वैसे ही आंसर ये वाला सही होगा। दूसरी चीज इसको समझिए, क्या कह रहे हैं, अभी आप बोलोगे भाई ये -a अपॉन बी तो अपना आंसर है ही नहीं, लेकिन क्या बोला है, -a अपॉन बी का व्युत्क्रम। क्या बोला है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है संख्या पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है। -b अपॉन a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका, -a अपॉन b। तो उन्होंने क्या है, डायरेक्ट आंसर ना देके आपको घुमा दिया कि जो आपका आंसर आएगा वो आपका -a अपॉन b का व्युत्क्रम आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -a अपॉन b। तो ये क्लियर हो गया। अब समझिए इसको कि ये रेसिप्रोकल का मतलब था कि पलट जाता है, वैसे ही गुणात्मक का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ गुणा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। b अपॉन -a के साथ क्या छेड़छाड़ की हुई है, ये छेड़छाड़ हुई है आंसर में कि इन्होंने व्युत्क्रम लिख दिया है। क्या कुछ मल्टीप्लाई करके छोड़ा है आंसर में, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं रहेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यही थे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको और क्या क्या चाहिए, जिससे हम आपको और बेहतर दे सकें। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा, और कल से आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलने वाली है। हमने पहले ही लिखा था कि 1-2 दिन हमें तैयारी करने में लगेगा, क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है, टाइपिंग भी होती है, आपको क्वेश्चन भी लाने होते हैं, सर्च भी करना होता है। तो 10 तारीख यानी कल है, कल से आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जिस तरीके से एज इट इज क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो क्वेश्चन, और अब तक जो व्यापम ने पूछे हैं वो क्वेश्चन, और जो पूछने की संभावना है वो क्वेश्चन। ठीक है, सेपरेट सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे, आपको सेपरेट तरीके से क्वेश्चन समझाएंगे, और आपको ये तो सबको आता है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के कुछ सीखो। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, हमें उस पर वर्क करना है। तो वो आपको साथ में यही बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को ड्रॉप आउट नहीं करना है। तुक्का तो आप लगाते हो, लेकिन तुक्का से ज़्यादा दिमाग का भी यूज़ कर लीजिए कि भाई हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमें पता है कि ये नहीं है, तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, काट के आंसर निकाल सकते हैं। आपका कम से कम 50-50 में तो रहेगा तुक्का, समझे ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।